बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में अब इलेक्शन शुरू होने वाला है और 7 जून को वहाँ पे इलेक्शन की तारीख है। आपको पता है ज़रा वो सर्द खित्ता है, तो जून का मौसम भी बहुत अच्छा होगा और वहाँ पे पहले इलेक्शन मुलतवी भी किया गया, लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में उनके हाथ से ज़रा सा भी कंट्रोल जाए। वैसे तो वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन इलाकों पे वो ज़्यादा अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उसकी कुछ जो है वो स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं और यहाँ पे वो हमेशा अपनी मर्ज़ी की कठपुतली हुकूमत बनाते हैं। अब मसला ये हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान से लगातार वोटरों की बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोग वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उनके वोटों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। जैसे कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान के अंदर ये किया गया था। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले नौजवानों के वोटों को उठाकर बहुत बहुत दूर फेंक दिया गया था। यानी कसूर के वोटर को लाहौर में डाल दिया, लाहौर के वोटर को उठा के ननकाना साहब भिजवा दिया, किसी वोटर को उठा के सियालकोट भिजवा दिया, किसी को चीचों की मलिया भिजवा दिया। तो वोटरों को इधर उधर कर दिया था बहुत बड़े पैमाने पर। ख़ास तौर पर टारगेट किया गया था नौजवान वोटर्स को। लेकिन वो नौजवान निकले, कई लोग रात को निकले, कई लोग दिन को निकले और वो पहुंचे अपने अपने एरिया में जाके उन्होंने वहां पे खामोशी से वोट डाल दिए। और इतने वोट डाल दिए कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सोच भी नहीं सकती थी। लिहाजा फिर आखिरी जो हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया वो इंतहाई भोंडा और घटिया था। पाकिस्तान की तारीख में इससे घटिया धांधली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की थी, जो फिर उनको करनी पड़ी। फार्म 47 इन्होंने जाली जारी कर दिए। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग ना, इनकी 2-3 चीज़ें आप जहन में रखें। एक तो इनके इलाके बड़े मुश्किल है, ये आसान इलाके नहीं है, यहाँ पे आप लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इन इलाकों में एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में आप जा रहे हैं या एक ज़िले से आप दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो आपको बाज़-औक़ात सारा दिन या बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो वो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, बड़ा कठिन रास्ता है। नंबर 3, यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, यानी इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, तो ये दूर जाके वोट भी नहीं डाल सकते। तो ऐसी हलकों में और ऐसे इलाकों में नौजवान वोटरों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ ये धांधली की गई है और ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखा गया कि किसका वोट हटाना है और किसका नहीं हटाना। ये कोशिश की गई कि जो वोटर भी इमरान खान को वोट डाल सकता है उनकी ज़्यादा तादाद को मुतासिर किया जाए। अब ये लगातार शिकायतें आ रही हैं। ये लोग गरीब हैं और सिर्फ उन वोटरों को सहूलत दी गई है जो हुकूमती और एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जमातों या उनके उम्मीदवारों को उनकी जानिब से मेंशन किए गए कि जनाब ये हमारे वोटर्स हैं, ये तो यहीं पे रहेंगे। तो वो तो वोटर वहीं पे रहे, लेकिन ये वोटर्स हमारे नापसंदीदा हैं तो ये यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये काम पहले भी किया गया था इलेक्शन में कि बाकायदा PMLN के दफातर में बाकायदा उनके डेरों पे बैठ के ये फैसला किया गया कि किस किस जगह से कितने कितने वोटर निकालने और कौन कौन से वोटर्स निकालने हैं। बाकायदा लिस्टें लाई जाती थी कि जनाब फलानी गली में ये 1500 वोटर है, फलानी जगह पे ये वोटर है, फलानी जगह पे ये इतने वोटर हैं, ये लिस्टें हैं, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कार्रवाइयाँ डाली वोटर लिस्टों के अंदर जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं डली। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी वही गंद मारा जा रहा है, यानी जो खेल बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खेलती रही है वही अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी खेलने जा रहे हैं। यानी मोहरों को इक़्तिदार में बैठाकर उनके ज़रिए से यहाँ पे हुकूमत की जाएगी, जैसा कि ये पहले भी करते रहे हैं। अगर आप एक फेयर ओपिनियन लें तो गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब लगभग सारी सीटों पे ही जीत जाएंगे। वहां पे नौजवान नहीं, खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में, बल्कि तमाम लोग जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। हत्ता कि कैप्टन सफदर की एक वीडियो आती है, वो एक बच्चा उसने हाथ में PTI का झंडा पकड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तो कैप्टन सफदर उससे जबरदस्ती नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है और शर्मिंदा भी नहीं हो रहा। यानी हर तरफ जहां जाते हैं ना, बच्चों की ज़बान पे, बड़ों की ज़बान पे इमरान खान है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के बड़े गयूर लोग हैं, कश्मीर के बड़े गैरतमंद पाकिस्तानी हैं। ये लोग किसी सूरत भी गलत जगह पे वोट नहीं डालेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। देखिए आज एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पे जुल्म कर रही है, अगर किसी और पे कर रही होती है तब भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मजालिम से तंग है। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ किया उन चीज़ों से बहुत नाला है, लिहाजा इनका वोट इमरान खान की तरफ ही जाएगा। लेकिन अब जिस किस्म का धांधली का बंदोबस्त किया गया है
या जिस तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है, कोशिश तो पूरी की जाएगी अपने मोहरों को लाकर बिठाया जाए। कश्मीर में अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दे दिया, क्योंकि आपको याद होगा जब कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी तो उन्होंने कहा था कि वो 12 सीटें जो बाहर से जीतकर उम्मीदवार आ जाते हैं, जो कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं होता, वहां पे 2 नंबर तरीके से लाहौर में इलेक्शन करवाया जाता है पंजाब में, वहां से 10 सीटें निकाल लेते हैं, एक केपी से निकाल लेते हैं, एक सिंध से निकाल लेते हैं। तो इन 12 नशिस्तों के जरिए से कश्मीर में हुकूमत बनाने का तनासुब भी तब्दील हो जाता है। यानी कश्मीर में टोटल 53 लोग होते हैं, सारे मिला मिलू के जो आपकी बाकी सीटें मखसूस होती हैं वो भी आप मिला लें, तो कर करा के इतने लोग बनते हैं। इसमें 12 लोग बहुत अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो थी कश्मीर की, उनका एक सबसे देरीना और मेन मुतालबा यह था कि आइंदा कश्मीर के अंदर जो भी हुकूमत बने वो कश्मीरियों के वोटों से बने, जो लोग कश्मीर से बाहर चले गए उनके वोटों से ना बने। भाई अब जो लोग लाहौर में रहते हैं वहां पे धांधली करके 2 नंबर तरीके से ये वोट इकट्ठे करके अपना हुकूमत बना लेते हैं डंडे के जोर के ऊपर। यानी बाहर से अपनी 10-12 सीटें जीत कर आ जाते हैं, कश्मीरी अगर इनको रिजेक्ट भी कर दें तो फिर भी इनको, अच्छा ये सीटें एक और बात याद रखिएगा, ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों की है, ये जम्मू के इलाकों की है, वहां की सीटें जिनको यहां पे इन्होंने इकट्ठा किया हुआ। इस तरह तो फिर आप ये इलेक्शन बरतानिया में भी करवाएं। अगर कश्मीरी किसी जगह पे रहते हैं और उन्हें वोट डालने का हक है आजाद कश्मीर के बाहर भी, तो फिर आप बरतानिया में करवाएं, 5-6 सीटें यहां पे भी लेकर आए। यहां तो ज्यादा बड़ी तादाद में कश्मीरी जो हैं वो बसते हैं। यूरोप में ले जाएं, वहां पे 2 सीटें दे दें, और ममालिक में ले जाएं, कोई 10 सीटें आप पाकिस्तान के अंदर आपने रखी हुई तो 10 सीटें आप पाकिस्तान के बाहर भी रखें, 10-12 सीटें, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहां पे धांधली करना भी मुश्किल होगा। लेकिन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो सबसे मेन मुतालबा था वो तस्लीम नहीं हुआ, और राणा सनाउल्लाह ने कहा जनाब इनके जो तनासुब से यहां से हम जीतेंगे ना, उससे हम अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएंगे। यानी उन्होंने इस स्टेटमेंट में 2 बातें क्लियर कर दी। नंबर 1, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सेक्टर कमांडर, इन सब की पूरी सपोर्ट के बावजूद, इलेक्शन कमीशन की पूरी सपोर्ट के बावजूद, पूरे सिस्टम की मदद हासिल करने के बावजूद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इस पोजीशन में नहीं है कि वो आजाद कश्मीर के अंदर सारी सीटें जीत जाएं या वो अपनी आसानी के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएं। इसके लिए उन्हें वो 12 सीटें चाहिए होंगी जो आजाद कश्मीर के बाहर से लोग मुंतखब होकर आएंगे, और इन्हीं लोगों के जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना घिनौना खेल हर मरतबा खेलती है, और इस मरतबा भी यही किया जाएगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पास टाइम बहुत थोड़ा है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बता दिया गया कि आपने ज्यादा खापर ओला नहीं डालना, हमने ये 2 जगह आपको नहीं देनी। तहरीक इंसाफ को बाकायदा आगाह कर दिया गया है, जो लोग राब्ते में रहते हैं, कि जनाब ये 2 जगह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको दें, क्योंकि ये हमने उन्हीं को देनी है जिन्हें हमने वफाक में इक्तदार में बैठाया हुआ अपने साथ। उन्हीं लोगों को हम ये 2 इलाके देंगे, आजाद कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी। आप इलेक्शन लड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन आपने ज्यादा रोला नहीं डालना, ज़बानी बयानात वगैरह आप देने, लेकिन आपसे ये हुकूमतें हम आपको नहीं बनाने देंगे। ये बात उनको बता भी दी गई है और इसकी तैयारी भी कर दी गई है। लेकिन अब डिपेंड करता है यहां के अवाम के ऊपर कि कश्मीर के अवाम क्या करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम क्या करते हैं। वैसे तो जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया सानहा खुदा ना खास्ता करवा देगी पाकिस्तान में, जितनी तेजी से यहां पे गंद मारा जा रहा है। अब नाज़रीन, इसाक डार साहब ने अमेरिका में जाके एक स्टेटमेंट दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने। जरा पहले आप स्टेटमेंट सुने, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। डार साहब कहते हैं जी, अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दें और अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा। तो मेरे चंद छोटे छोटे सवाल हैं डार साहब से। नंबर 1 ये कि डार साहब के अपने पैसे किधर हैं, डार साहब के अपने बच्चों के पैसे किधर हैं, इन्होंने दुबई में कितनी इन्वेस्टमेंट की है और बाकी जगहों पे कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और कितना पैसा इन्होंने दूसरे मुल्कों में लगाया और क्यों लगाया, और वो पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते, और कब वो पैसा डार साहब और उनकी फैमिली लेकर पाकिस्तान में आएगी। पहले तो इस सवाल का जवाब दे दें। दूसरा, वो बताएं कि उनकी जो अपनी लीडरशिप है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनके बच्चे, इनके पैसे कहां पे हैं और ये कहां पे कारोबार करते हैं, और इनका कितना कारोबार कितने देशों में फैला हुआ है, और किस किस बड़े आजम पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ये ढीठों की तरह रहते हैं। तो भाई आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं अपना माल लेकर पाकिस्तान में आ जाओ, और आप पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, चाहे आपकी जाली हुकूमत है, लेकिन आप अपना माल लेकर पाकिस्तान में नहीं आ रहे, बल्कि आप लगातार माल पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करते रहते हैं। तीसरा सवाल मेरा इनसे यह है कि पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल क्या है, इंसाफ की सूरत हाल क्या है। क्या पाकिस्तान में ये ओवरसीज पाकिस्तानी अपने माल के साथ आएंगे तो महफूज रहेंगे?
आज मैं जिस ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलता हूं वो कहता है जी हमारा पहले दिल करता था पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब मैंने कहा जी क्यों नहीं जा रहे, अक्सर पूछता हूं मैंने कहा यार हम तो फंसे हुए, हम नहीं जा नहीं पाते, हम हमारा तो दिल करता है हम चले जाए पाकिस्तान, तो तुम लोग तो जाओ, तुम लोग क्यों नहीं जाते, चक्कर लगा के आया करो। वो कहते जी पहले जाते थे, अब दिल बहुत बुरा होता है, जितना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, जितनी मायूसी पाकिस्तान में फैली हुई है, जितने गम और तकलीफें हैं, आसपास लोग बेचारे भूखे हैं, तो अब हम जाते हैं तो हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता, हम छुट्टी मनाने के लिए कहीं और चले जाते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अक्सरियत ने मुझे ये बातें बताई हैं। वो कहते जी हमारे बच्चे अब जाना नहीं चाहते, वो ये कहते जी वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, वहां बहुत जुल्म है, वहां तो इंसानों को मार देते हैं, अमनो अमान भी नहीं है। तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे पैसा लेकर आए? आपने वहां पे अमन नहीं छोड़ा, इंसाफ नहीं छोड़ा, इनके सरमाए का तहफ्फुज कौन करेगा? यहां पे तो लुटमार है पाकिस्तान के अंदर, इदारे आकर लूट लेते हैं, सिस्टम के अंदर जो है वो खांचे लगाए हुए हैं जगह जगह पे, हर जगह पे लुटेरा बैठा हुआ है, इट पुटो लुटेरा निकल आता है। तो इनके सरमाए का तहफ्फुज कौन करेगा? ओवरसीज पाकिस्तानी जब जब पैसा लेकर आए, कई मरतबा लोगों के पैसे डूबे, या बेशुमार मिसालें हैं। लोगों ने बताया कि जनाब वो पैसा लेकर पाकिस्तान गए थे, बड़ी मुश्किल से निकल के आए जनाब, उत्ते काम नहीं हो सकता। तो आपने कारोबार वाला माहौल ही नहीं बनाया हुआ। पाकिस्तान से लोग पैसा ले लेकर बाहर भाग रहे, वो जाके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे जी पैसा लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। भैया आप उन्हें कोई वजह तो बताएं ना कि वो क्यों आ जाएं। देखिए आना चाहिए पैसा, पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, लेकिन कोई उसकी आप कोई ग्राउंड बनाए, उसकी कोई पॉलिसी ऐसी बनाए, कोई इंसाफ फराम करें, कोई अमनो अमान फराम करें, कोई स्टेबिलिटी लेकर आए पाकिस्तान के अंदर, अवाम की मुंतखब हुकूमत लेकर आए, अदलिया अपना काम कर रही हो, इदारे सारे अपना काम कर रहे हो, अमनो अमान हो पाकिस्तान में, हालात अच्छे हो पाकिस्तान में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाकिस्तान में, तो लोग आ जाएंगे, लोग जरूर आएंगे। आप सहूलत देंगे लोग जरूर आएंगे, लेकिन इस तरह नहीं आएंगे कि आप मुंह से जाकर कह देंगे कि जनाब मैं तो अपना पैसा लेकर निकल गया हूं पाकिस्तान से, तो तुम अपना पैसा लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। सारे लोग हमारी तरह पागल नहीं होते। मैंने पाकिस्तान में अपनी एक भी चीज नहीं बेची, मेरा सारा कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही था, वहीं पे मैंने वापस जाना है, वहीं पे उसी मिट्टी में मैं जाऊंगा, और वही मेरा मुल्क है, मुझे उसी मिट्टी के हवाले किया जाएगा। मैं उस मुल्क का मालिक हूं और वो मुल्क मेरा है, हम सबका है। तो हर कोई ऐसे नहीं होता, लोग सोचते हैं, लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, सब दीवाने नहीं होते। तो लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, आपको यहां माहौल बनाना पड़ेगा। और दूसरा, एयरपोर्ट्स के ऊपर तो आप इनको इज्जत नहीं देते, वोट का हक आपने इनको दिया नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे आपको चाहिए। जब इमरान खान ने कहा और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कहा कि जनाब हमें वोट का हक दिया जाए, तो आपने उन्हें वोट का हक ही नहीं दिया। वो वोट तो डाल नहीं सकते, पैसा आपको उनका चाहिए। मैं अभी यहां बरतानिया में आया हूं और मैं यहां पे रह रहा हूं, मुझे यहां पे वोट डालने के लिए वो आ गया लेटर कि आप वोट डालने आगे। मेरा वोट बन गया, मैंने एक यहां पे इंटरनेट के ऊपर ही उसको मैंने खोला लिंक को, उन्होंने कहा ये इंफॉर्मेशन आप इसमें डालें, मैंने वो इंफॉर्मेशन डाली, मेरा वोट बन गया, मैं जाकर वोट डाल के आ गया। और बिल्कुल जिसको मैंने वोट डाला उसी को निकला वोट, बड़े आराम से। कोई वोट चोरी नहीं हो रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, बड़े आराम से गए। कोई वहां पे जनाब फौज नहीं खड़ी हुई थी, कोई निजाम खराब नहीं हो रहा था, कोई बैलेट बॉक्स से लेके नहीं भाग रहा था, कोई अन्नी नहीं पड़ी हुई थी। लोग आ रहे थे ऐसे सेलिब्रेशन के अंदाज में, हेलो हाय करते थे, जाके अपना अपना वोट डालते थे, वोट डाल के वापस चले जाते थे गुड बाय कह के, इतने आराम से। यानी मैं यहां का रहने वाला भी नहीं हूं, मैं तो अभी आर्थिक तौर पे यहां पे रह रहा हूं, मुझे भी वोट डालने का उन्होंने हक दिया, और आपने अपने पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक नहीं दिया। एयरपोर्ट के ऊपर आप उन्हें तंग करते हैं, रिश्वत उनसे ली जाती है, हर जगह उन्हें परेशान किया जाता है, और फिर आप कहते हैं जनाब कि वो आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करें। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर जंगी सूरत हाल ना होती ना, तो वजीर आजम बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देते हैं अवाम को। राणा साहब को 4-5 साल से तो जंग नहीं लगी हुई ना, 4 साल से ज्यादा आपकी हुकूमत को हो गए। जंग तो 2 महीने 3 महीने की कहानी है सारी। उससे पहले कौन सा ऐसा रिलीफ दिया गया अवाम को? बल्कि जितना थोड़ा बहुत अवाम के पास रिलीफ था, वो सारे रिलीफ आपने छीन लिए। हत्ता कि छोटी छोटी चीजें, बहुत ही यानी इतनी छोटी चीजें हैं कि बेमानी लगती हैं बाज़ औक़ात, कि पनाह गाहें गिरा देना, उन्हें खत्म कर देना, लंगर खाने खत्म कर देना, हेल्थ कार्ड हर आदमी की जेब में था उसको खत्म कर देना, ये बहुत घटिया और छोटी चीजें थी, ये भी की गई। यानी आम आदमी को जो रिलीफ किसी तरह मिला हुआ था पिछली हुकूमत में या उससे पिछली हुकूमत में, वो सारा भी छीन लिया इन्होंने। और अब ये कहते हैं कि रिलीफ पैकेज अनाउंस करते, कैसे करते? ये जंग अमेरिका की, इसराइल की और ईरान की है। उन 3 मुल्कों को इतनी मुसीबत नहीं पड़ी हुई जितनी पाकिस्तान को पड़ गई है। इंडिया के अंदर चीजें नॉर्मल हैं, श्रीलंका में चीजें नॉर्मल हैं, बांग्लादेश में चीजें नॉर्मल हैं, अफगानिस्तान में चीजें नॉर्मल हैं। हमारे यहां पे अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। वजीर आज़म ने बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज देना था अगर ये जंग ना होती। भाई जंग तो 2-3 महीने की कहानी है ना, उससे पहले आपने कौन सा रिलीफ पैकेज दिया, ये आप बता दें अवाम को।
अब नाजरीन थोड़ा सा मैं कुछ इंटरनेशनल खबरें एक दो वो आपके सामने में रखता हूं। सबसे पहले तो ये है कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है इसराइली मीडिया में, चैनल I-24 और इसराइल का एक चैनल 14 है, इसके अंदर जो है वो खबरें छपी हैं और CNN ने भी ये खबर दी है। कुछ अमेरिकी मीडिया भी ये कह रहा है कि मुआहदा तो ऑलमोस्ट हो गया जो फाइनल होना था ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत और मुश्तबा खामनाई दोनों की तरफ से इसकी फाइनल अप्रूवल बाकी है। दोनों तरफ एक कंफ्यूजन है। कुछ जराए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई ने अभी तक इसकी कोई हतमी मंजूरी नहीं दी और ना ही डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पे इससे खुश हैं, अभी कंफ्यूजन है। लेकिन मुआहदा जो उसकी तहरीर है वो तैयार हो चुकी है ऑफिशियली, लेकिन फाइनली उसको अनाउंस करना कि जनाब ये मुआहदा हो गया हमारा, इसके मुताबिक अब ये जंगबंदी रहेगी अगले 2 महीने तक और उन 2 महीनों के अंदर हम फलानी चीज हम शुरू कर देंगे। बहरहाल अमेरिकी मीडिया का एक हिस्सा दावा कर रहा है कि ये हो गया, दूसरा हिस्सा दावा कर रहा है कि नहीं, अभी इसके अंदर कुछ चीजें बाकी हैं। और ईरान की जानिब से भी इसी तरह से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब चीजें तय हो गई हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि जी अभी चीजें तय होना बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मसला यह है कि वो बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी वो अपने हुर्मुज़ में से ताकत के बलबूते पे या अपनी बैरिया के साथ स्कॉट करके टैंकर्स को निकलवाएं और ईरान की मर्जी के खिलाफ आपने हुर्मुज़ में से बैरी जहाज़ों के गुजरने का सिलसिला एक मरतबा शुरू कर दें, क्योंकि एक मरतबा ये शुरू हो गया ना तो फिर ये रुकेगा नहीं। लगातार जहाज गुजरते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे और फिर जहाज़ों को मारने का मतलब यह है कि दुनिया के साथ दुश्मनी लेना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान की धाक बैठी हुई है, वो वहां फायरिंग कर देता है। गुज़िश्ता रात दोबारा फायरिंग का वाकया पेश आया बंदर अब्बास और उसके आसपास के इलाकों में। तो आपने हुर्मुज़ जो है ना वो स्टिल एक टेंशन का बायस बना हुआ है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, ये तो जो सिचुएशन आगे चलेगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे, वहां हल्की बुल्की झड़पें भी अभी चलती रहती हैं। लेकिन ये एक खबर मेरे पास है अमेरिका से। अमेरिकी इंतजामिया डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला एक डॉलर छापना चाहती है, एक नोट छापना चाहती है। लेकिन ये नोट कितने डॉलर का है ये आप देखिए। अमेरिका का जो सबसे बड़ा नोट है ना अभी तक वो $100 का है। $100 से बड़ा अमेरिकी नोट नहीं है। तो $100 का जो अमेरिकी नोट है वो लगभग 28,000 रुपए पाकिस्तानी, क्योंकि 280 रुपए के आसपास डॉलर का रेट होता है, तो ये 28,000 रुपए ऑलमोस्ट बनते हैं एक अमेरिकी डॉलर का अगर 100 का नोट है तो, जो उनका बड़ा नोट है। तो अमेरिकी इंतजामिया ट्रंप की तस्वीर वाला $250 का नोट लाने की कोशिश कर रही है। इसकी एक तस्वीर भी जारी हुई है। ट्रंप साहब काफी उस पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीर जारी की गई है नोट की, $250 का नोट है। अब ये ट्रंप इंतजामिया के कुछ अफराद ने अमेरिकी करेंसी छापने वाले इदारे पर दबाव डाला है कि $250 का एक नया नोट तैयार किया जाए जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हो। और इससे पहले आपको पता है कि एक और दबाव भी डाला गया था कि जो अमेरिकी पासपोर्ट है उसके अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई जाए, क्योंकि अमेरिका का यौम आज़ादी के हवाले से एक बहुत बड़ा दिन आ रहा है। तो ये अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है कि अमेरिकी करेंसी छापने वाले इदारे के 4 मौजूदा और साबिक मुलाजमीन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है तो ये 150 साल से जायद अरसे में पहली बार होगा कि किसी जिंदा शख्सियत की तस्वीर अमेरिकी करेंसी के ऊपर शाया की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल वजारत खजाना के 2 ओहदेदार ब्रैडन बीच और इनके सीनियर मुशीर माइक ब्राउन, इन्होंने जनाब जो नोट छापने वाला इनका प्रिंटिंग का अमला है उनको बार बार इस नोट के नमूने तैयार करने पर जोर दिया और वो ये कहते रहे जनाब आप ये करें, तो उन्हें बताया गया जनाब ये कानूनी नहीं है, ये गलत आप करने जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, या उन्हीं की तस्वीर छापी जा सकती है जो वफात पा गए हों। लेकिन उन्होंने डिज़ाइन भी फराहम कर दिया और एक ऐसा खाका दिया जिसमें $250 का नोट है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की भी अजीब हालत है, यानी PMLN का बस चले तो सुबह नवाज शरीफ का फोटो जो है, बल्कि नवाज शरीफ नहीं अब तो आसिम मुनीर का फोटो लगाएंगे ना वो, क्योंकि नून लीग के इस वक्त जो लीडर हैं वो तो आसिम मुनीर साहब हैं और वही इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो हो सकता है आसिम मुनीर साहब का फोटो नोट के ऊपर भी लग जाए पाकिस्तान में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो फिलहाल वहां पे कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में क्या होता है देखते हैं। बहरहाल एक खबर और भी है और वो ये है कि दबाव पाकिस्तान पे भी बहुत है। कुछ सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि जैसे सऊदी अरब के ऊपर दबाव है, कतर के ऊपर दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालबात की फहरिस्त है ना, वो अमेरिका की एक आदत है ना डू मोर, वो बड़ी लंबी है। ये जर्नैल थक जाएंगे उनकी ख्वाहिशात पूरी करते करते,
और उनकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। लिहाजा जरदैलों के लिए बेहतर यह है कि वो सियासतदानों के हवाले मुल्क को करें और खुद जाके आराम से बैरकों में बैठें और सुख का सांस लें। सियासतदान चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल